हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा भूमि। मेरा नाम जय प्रताप सिंह और यूपीएसआई मैथ स्पेशल में आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। डे 1 में हमने देखा था नंबर सिस्टम का पार्ट 1। आज डे 2 है, दूसरा दिन है इस क्लास का, तो इसमें हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे हम यूपीएसआई मैथ स्पेशल का बैच रन कर रहे हैं और इसके साथ ही जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने संख्याओं के बारे में जाना था, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे आज बात करेंगे सबसे पहले क्रमागत संख्याओं की। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो 1 2 3, ठीक है, आप देख रहे हो क्रम से आने वाले नंबर्स हैं, इनको हम क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। 14 15 16, ये क्या है? क्रमागत संख्या। ऐसा नहीं कि क्रमागत संख्याएं ये 3 ही होंगी, चाहे जितनी भी क्रमागत संख्याएं, जो भी संख्याएं क्रम से आती हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं होंगी। जैसे हम यहाँ पे 21 22 23 24 25 26 27 28 जैसे भी हम लिखते जाएं तो ये हमारी क्या होंगी? क्रमागत संख्या। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो क्रमागत संख्याएं, केवल क्रमागत संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वह 1 होता है। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। जैसे आप देखो कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ पे देखो 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर, इन दोनों के बीच 1 का अंतर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह 1 का होता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं की तरह ये भी क्रमागत संख्याएं होती हैं, लेकिन यह केवल क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, इसमें केवल सम संख्याएं होती हैं। जैसे हम बात करें 4 5 6, ठीक है, यह क्रमागत संख्याएं हमारी हो गई। लेकिन इसमें आप 5 देख रहे हो, 5 जो है सम संख्या नहीं है। ऐसे ही इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की, ठीक है, तो इसमें केवल हम इवन नंबर ही लेंगे, ऑड नंबर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 5 7 और 9, ये क्या है? ऑड नंबर है, तो ये जो है इसमें नहीं आएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे? 4 6 और 8। तो वे सम संख्याएं जो क्रम से आती हैं उनको हम क्रमागत सम संख्याएं कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होते हैं? क्रम से आने वाले विषम संख्याओं को हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कहते हैं, क्रमागत विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 11 13 15 17 19, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं 21 23 27 29, क्या एक क्रमागत विषम संख्याएं हैं? तो आप देखो कि 21 के बाद 22 आता है जो कि सम संख्या है, हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद 23 आता है, विषम संख्या, हमने ले लिया। फिर उसके बाद 24 आता है जो कि सम संख्या है, तो हम लेंगे नहीं। फिर उसके बाद 25 आता है, 25 को हमने क्या किया? यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जब यहाँ पे 25 नहीं था तो यह क्या होगा? हमारा क्रमागत विषम संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि बीच के एक नंबर को हमने छोड़ दिया था। और यदि अब हम इसको पढ़ते हैं 21 23 25 27 और 29, तो अब ये हमारा क्या हो गया? क्रमागत संख्याएं हो गई, क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। हम इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ और हम आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड हम सवाल भी देखेंगे आगे। पहले कुछ हम फार्मूलाज हैं उनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे जो क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं, यहाँ से हमें क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वह 2 का होता है, और क्रमागत संख्याओं के बीच का गैप जो है 1 का होता है।
इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे ध्यान में क्या रखना है, तो चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन सवाल में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी कुछ बचा हुआ है पहले स्लाइड पे। तो हो गया क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्रमागत संख्याएं अगर हमें माननी है, ठीक है, जैसे हमारा कोई सवाल है क्रमागत संख्या से संबंधित, जैसे एग्जांपल 3 क्रमागत संख्याओं का योग 71 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब अगर हमें संख्याएं माननी है, वैसे संख्याएं हमें मानने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन सपोज यदि हमें संख्याएं माननी है तो हम क्या मानेंगे? संख्या, पहली संख्या हम मान लेंगे, जो फर्स्ट संख्या होगी हमारी x होगी, सेकेंड होगी वो क्या होगी? x+1, क्योंकि एक एक का गैप होता है। जो थर्ड संख्या होगी x+1, या पहली संख्या हमारी है, पहली में हमने 1 जोड़ दिया, फिर अब दूसरी में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम क्रमागत संख्याएं मानते हैं। चूंकि हम सवाल शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, वो आपको हम बताएंगे भी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हमें समझना जरूरी था। और यदि हम ऑड या इवन की बात करें, ऑड इवन की बात करें, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ऑड इवन की हम बात करें तो जैसा कि पता है कि ऑड और इवन नंबर्स का जो गैप होता है वो 2 का होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे क्रमागत सम दे दिया, सम या विषम दे दिया, ठीक है, बीच में सम या विषम दे दिया, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या तो हमारी क्या होगी? x ही होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? x+2, क्योंकि सम और विषम संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वह 2 का होता है। तीसरी संख्या क्या होगी? x+2+2, या तो हम लिख सकते हैं x+4। ठीक है, चौथी माननी है तो x+6, पांचवी माननी है x+8। तो इस तरीके से हमारी संख्याएं चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर क्रमागत संख्याएं माननी है तो x, x+1, x+2, x+3 इस तरीके से हम मानेंगे, और सम या विषम मानना है तो x, x+2, x+4, x+6, x+8 इस तरीके से हम मानते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रमागत संख्याओं को हम मानते कैसे हैं। और भी हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले कुछ और फार्मूलेज हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, पहला अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पे n क्या है? n क्या है? यह है संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो यह होता है फार्मूला अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछ दिया गया तो। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमसे पूछ दिया गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फार्मूला हमने देखा कि क्या है? n+1/2। तो n का मतलब क्या है? संख्याओं की संख्या। 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 10। तो n के जगह पर हम 10 रख देंगे, 10 + 1/2। तो 10 × 11/2, तो कितना हो जाएगा? 55। अब 1 से लेकर 10 तक अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले को हम देखते हैं। n, ये फार्मूले आप याद कर लोगे ना, तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और बटे में 6 होता है। जैसे हम बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं? अगर आपसे पूछ दिया गया, एक मिनट दीजिएगा, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ वाइट, बट वाइट कलर आ नहीं रहा। ठीक है, ये विजुअल है ज़्यादा। ठीक, तो अगर यहाँ पे दे दिया गया 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इनका सम पूछ दिया गया, प्लीज बीच में प्लस का साइन है, मतलब कि इनका सम आपको बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। अब n के जगह पे क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे डॉट 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 दिया गया, 5 तक चला गया, तो 4 5 नंबर्स कितने हैं, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 5 इंटू 1 6। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, इंटू 2n मतलब 2 गुणे 5 5 दूना 10 प्लस 1 11 बटा में 6 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा, 11 5 55। हम चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, 16 9 25 और 1 कितना हो गया 30 प्लस 25 तो क्या आ रहा है 55। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके अलावा प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग भी, बट बहुत रेयर पूछता है। मेन जो क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं। अब अगली चीज हम समझते हैं, क्रमागत संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं या n क्रमागत गुणजों का योग जो होगा वो क्या होगा, n a प्लस एल बाई 2। अभी हम इसको समझाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n बराबर लिखा हुआ l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं पहले। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीसरे पे हम आते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्रमागत संख्याओं, क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं, मतलब कि या तो क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे हमें 8 9 10 11 12, ठीक है, इस तरीके से दे दिया गया, या क्रमागत सम संख्याएं हैं 8 10 12 14 16 इस तरीके से। ठीक है, या तो क्रमागत विषम संख्याएं हैं 9 11 13 15 17। ठीक है, इस तरीके से। अगर इनका योग हमें निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, n a प्लस एल बाई 2। ठीक है, जहां पे n क्या है, n a प्लस एल बाई 2। ठीक है, यह हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे n का मतलब तो आपने देखा कि n क्या होता है, संख्याओं की संख्या। a क्या होता है, a क्या होता है, प्रथम पद, और यल का होता है अंतिम पद। अंतिम पद मतलब अंतिम संख्या, और बटे में 2 कर देना। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पे एक सवाल लिखते हैं, हमें 8 10 और 12 का सम निकालना है। तो हमें देख रहे हैं कि ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं या 30 होगा, लेकिन हम फार्मूले पे देखते हैं। तो n का मतलब संख्याएं कितनी है, 1 2 3। तो n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रैकेट में a मतलब कि पहला पद। पहला पद क्या है, 8 प्लस अंतिम पद 12 बटा में 2। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 12 8 20 बटे में 2। तो कितना हो गया हमारा 30। ठीक है, 30 हुआ हमारा आंसर। तो यदि आपको कोई भी क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं, या तो कोई भी क्रमागत संख्या दी गई है, क्रमागत संख्या का मतलब कि 3 3 की गैप पे कोई सीरीज आपको दे दिया गया, जैसे 3 6 9 12 15 18 21, तो इस तरीके से आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें n की संख्या नहीं मालूम होती, सवाल से हमें n की संख्या नहीं मालूम होती है। तो n की संख्या मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, n की संख्या मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। अब d क्या होता है, जैसे एक क्रमागत संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई हम एक सीरीज ले लेते हैं 9 12 और 15। ठीक है, यह एक सीरीज है, तो हम इन दोनों के बीच में गैप देख रहे हैं
3 का है, इन दोनों के बीच में गैप देख रहे हैं 3 का है। इसके बाद सपोज 18 दे दिया, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है 3 का। तो यदि कोई भी सीरीज है तो दो नंबर्स के बीच का जो गैप होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इन्हीं दो नंबर के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी मतलब होता है सर्वांतर। तो यदि हमें नंबर्स नहीं पता है तो नंबर्स पता करने के लिए हम सिंपल सा हम क्या करते हैं, n बराबर क्या होता है, जो अंतिम पद होता है जिसको हम l से डिनोट करते हैं, अंतिम पद को पहले पद से घटा देते हैं और जो सर्वांतर होता है सभी पदों के बीच का अंतर, उससे हम भाग दे देते हैं और बाद में हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब जगह नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, आगे हम सवाल करेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, भाग पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं जो कि बड़े ही सिंपल होते हैं। आपने प्राइमरी में भी पढ़ी होगी ये चीज़ें, फिर भी हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिए हैं रिवीजन के लिए। भाज्य क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप देखो यह जो है ना, यह हमारा जो है भाजक होता है, ठीक है, जिसको हम डिवीजर बोलते हैं। यह हमारा भाजक है और यह हमारा भाज्य है। जब भी हम भाग देते हैं तो कुछ इस तरीके से देते हैं ना, कभी कभी हम भागफल को ऊपर भी लिखते हैं। ठीक है, तो यह भाज्य है, यह भाजक है। मतलब कि भाज्य क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं। भाजक क्या होता है, जिस संख्या में हमें भाग देना होता है। भागफल क्या होता है, भाग जितनी बार जाता है। और शेषफल क्या होता है, जो लास्ट में बच जाता है जिसमें कि भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इससे जो भी सवाल होगा हम आगे करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि आगे के सवाल में कहीं हमें उसका यूज पड़े। अगर यह जो भाज्य है ना, भाज्य है और यह भागफल और यह जो है शेषफल। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पे कि शेषफल हमेशा छोटा होता है भाज्य से। ठीक है, क्योंकि बड़ा होता तो भाग वो चला ही जाता। ठीक है, तो शेषफल हमेशा छोटा होता है भाज्य से। दूसरी बात, यदि आपसे कहा जाए कि भाजक में से क्या घटाया जाए कि भाज्य से पूरा पूरा चला जाए, तो आप क्या करोगे, जो शेषफल बच रहा है उसको आप घटा दोगे। और यदि आपसे कहा जाए कि भाजक में क्या जोड़ा जाए कि भाज्य से वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जब जोड़ने को कहे तो इन दोनों का अंतर। ठीक है, और जब घटाने को कहे तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल घटा देंगे। ये पॉइंट आप याद रखना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा सवाल है, प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला बताया, n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होगा, 70 ब्रैकेट में 70 + 1 तो हो जाएगा यह 71/2, तो ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 71 से तो आएगा 5, आपके पास बचा 3 और ये हमारा हो गया 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 22, 23, 24, तो ये हो गया हमारा 248। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप मल्टीप्लिकेशन खुद से कर लीजिएगा, अगर हो सकता है गलत हो। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा, 2485। ठीक, अगले सवाल पे हम आते हैं, 51 + 52। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 51 + 52 + 53 + 54 और डॉट 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 कितना तक, 100 तक। ठीक है, अब इसका हमें योग बताना है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहला तो हमने जो आपको फार्मूला बताया उस पर हम करेंगे, दोनों ही फार्मूले पे हम करेंगे। पहला फार्मूला क्या था हमारा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है कि वह 1 से स्टार्ट होगी और चलती चली जाएगी n तक। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, इस तरीके से वह संख्या 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 51 से स्टार्ट हो रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक का हम योग ले सकते हैं। ठीक है, 1 से 100 प्राकृतिक संख्याओं का हम योग ले सकते हैं और उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 से 50 तक का, तो बचेगा क्या हमारे पास, 51 से 100 तक का, यही तो बचेगा।
ठीक है। अगर यह 1 से 100 तक है, ठीक है, पहले हम इतना निकाल लेते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं और उसमें से इसका सम हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, इसका सम बचेगा, ठीक है। तो सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। तो 100 गुणे n+1 101, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ और आई थिंक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे, बटा में 2, तो यह क्या हो गया हमारा 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। तो 50 गुणे 51, 50 तक निकालना है तो n बराबर 50 हो जाएगा, गुणे n+1 51 बटा में 2, ठीक है। तो यह यदि हम कैंसिल करेंगे तो यह हमारा आएगा इतना, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आएगा 25। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये हो गया 0505 माइनस 25 से कम 25, 25 5 125, 127, ठीक है। अब इसको यदि हम माइनस करते हैं तो यह 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3775, सही है, हाँ सही है, हाँ 3775 जो हमारा आंसर आएगा वो 3775 आएगा। अब यह तो हमारा पहला तरीका था, फर्स्ट वे था, ठीक है, n+1/2 से हमने इसको निकाला है। अब दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई क्रमागत संख्या हो, ठीक है, क्रमागत संख्या का योग हमें निकालना हो तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि n ब्रैकेट में a+l, a मतलब पहली संख्या, 51 प्लस l अंतिम संख्या, ठीक है, यही था ना, n ब्रैकेट में a प्लस l/2, यहाँ पे फार्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे n का मान हमें नहीं पता है, n का मान नहीं पता है, तो n का मान पता करने के लिए हमने क्या बताया था, n का मान यदि हमें पता करना है तो अंतिम संख्या में से हम पहली संख्या घटा देंगे, उसको d से भाग दे देंगे, तो d यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है, बटे में 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा +1, तो यहाँ से हमारे n बराबर क्या आ जाएगा 50, फिर से वही बात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे यदि n का मान रखेंगे 50 गुणे, और ये क्या है 51 और 100, तो क्या हो जाएगा 151 बटे में 2, अगर हम इसको भाग दें 25 से, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो दो तरीके हमने देखे, n प्लस दोनों ही फार्मूले पे हमने देखा, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 5 7 9 11, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, एक क्रमागत संख्या है ना, क्रमागत विषम संख्या है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम देखें n बराबर, हम देखें तो n बराबर हमें पता नहीं, अगर 1 से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 से 171 तक का हम सम निकाल सकते हैं, उसके बाद 1 से लेकर हम 5 तक का 3, 1 और 3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 171 गुणे 172, n+1 बटा में 2 माइनस 1 और 3 का जो सम होगा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 3 मतलब कि हम 4 ऐसे ही माइनस कर लेंगे, वो तो हमें पता ही है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमने n किया है 171, तो 171 यह संख्याओं की संख्या नहीं है, ठीक है, यह संख्याओं की संख्या नहीं है। क्यों, संख्याओं की संख्या 171 नहीं हो सकती, अगर हम 1 से भी लेंगे, 1 और 3 हम लिख लेते हैं, 5 फिर 171 तक हम जाते हैं, तो आप देखो यहाँ पे 2 बीच में हमने छोड़ा है, 4 छोड़ा है, जो भी सम संख्या है हमने छोड़ दिए, तो इनका मान कैसे 171 हो सकता है, इनका मान नहीं होगा, क्योंकि बीच की सारी सम संख्याएं तो हमने छोड़ दिए, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो n हमें मालूम ही नहीं है, n हमें मालूम ही नहीं, n हमें मालूम करना है, n मालूम करने के बाद हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो n हमें मालूम करना है, हमें क्या मालूम है, a क्या है 5,
L क्या है 171 और D क्या है, D है 2, D मतलब इन पदों के बीच का अंतर कितना है 2 है। तो पहले हम n मालूम कर लेते हैं। n मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, n बराबर L माइनस A, ठीक है। 171 में से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 171 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 166 बटा में D मतलब कि 2, D का मान 2 है ना, प्लस 1। तो अब हमें n का मान यहाँ पे पता चल गया। तो n का मान कितना होगा 2 8 16 2 3 6, n बराबर कितना है 83, ठीक है 83 है। तो हम क्या करेंगे, योग क्या हो जाएगा 83 ब्रैकेट में a प्लस एल, a मतलब कि 5 प्लस 171 बटा में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। 2 नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखो चूंकि हमें यहाँ पे n का मान पता नहीं है तो हमें n का मान पता करना है, इस वजह से हम यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें n का मान ही नहीं पता है। तो n का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर पहले हमें n का मान पता करना होगा तभी हम योग निकाल सकते हैं। तो n का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर l माइनस a मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो ये हो जाएगा 166 बटा में सर्वांतर, सर्वांतर क्या है 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे हमने 83 लिखा था, हमने एक ऐड करना भूल गया था, वहाँ पे 84 होना चाहिए, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 2 8 16 2 3 6 प्लस 1 बराबर हो गया 84। तो हमारा जो n हो गया वह 84 हो गया। अब हम क्या करेंगे, योग हमारा क्या होगा n मतलब 84 ब्रैकेट में प्रथम पद अंतिम पद 5 प्लस 171 बटा में 2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पीछे जो हमने इसका सॉल्यूशन किया वहाँ पे हमने 84 की जगह 83 रखा था, आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो हमने आपको बताया कि वर्गों के योग का जो फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। कहाँ तक 10 तक, इसका ही सम हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, योग कितना हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान मतलब पदों की संख्या कितनी है 10 है ना, तो 10 गुणे 10 प्लस 1 11, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है आपको पता होगा, 10 गुणे 2 मतलब 20 प्लस 1 21, ठीक है बटा में 6। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 5 35, 11 5 55, 11 3 33, 5 38, ठीक है। फिर से हम गुणा करके देख लेते हैं, 7 5 35, 7 5 35 3 38, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले पे तो यहाँ तो हमने फार्मूले लिखने में कुछ टाइम भी लग रहा है, अगर हमें याद है तो हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है और आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, 3 के प्रथम 14 गुणजों का योग कितना होगा। अब 3 के प्रथम 14 गुणज, गुणज का मतलब क्या है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि जैसे 3 में आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो, 3 में आप 10 से गुणा कर दिए ना, 3 दाम में 30, तो यह जो 30 है ना यह 3 का मल्टीपल है। मतलब 3 में किसी संख्या से गुणा करने पर कोई संख्या यदि मिलती है तो वह 3 की क्या होगी मल्टीपल होगी। या किसी भी संख्या में सपोज हम लेते हैं 2 लेते हैं, 2 में हम 15 से गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना 30, यह 2 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल या गुणज।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 14 गुणजों। तो 3 का यदि हम पहले गुणज की बात करें तो 3 गुणे 1 3 हो जाएगा। दूसरे गुणज की बात करें 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। तीसरे गुणज की बात करें 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। ऐसे ही 3 के यदि हम 14वें गुणज की बात करें तो क्या है, 14 तियां 42। ठीक है। तो यहाँ पे इनका ही हमें सम बताना है। ठीक है। 14वां गुणज हमें पता चल गया, पहला गुणज पता चल गया, तो हमें का क्या पता चल गया, ए पता चल गया, एल पता चल गया। ठीक है। और एन भी हमें पता है, एन का मतलब कि नंबर्स। तो 14 गुणज है तो एन कितने होंगे, 14 ही होंगे। पहले 3 में 1 से गुणा हुआ, 2 से 3 से 14 तक गुणा हुआ, तो संख्याओं की संख्या कितनी मिलेगी, हमें 14 ही मिलेगी। तो एन बराबर हमारा हो गया 14। अब जो योग होगा वो क्या होगा, एन ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस यल। ए प्लस यल मतलब कि 3 प्लस 42 बटा में 2। तो ये क्या हो जाएगा 7 7 गुणे 42 और 3 45। 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31। यह क्या होगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें लग रहा है हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट लगता है तो वीडियो स्लो कर सकते हो। अब है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, 11 12 13 और 20 का स्क्वायर। अब देखो, हमने आपको बताया प्रथम n नेचुरल नंबर्स का बस के स्क्वायर का सम। ठीक है। हमने प्रथम n का मतलब कि 1 से शुरू होगी, 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट डॉट डॉट, चाहे जहां तक चले जाए n का वर्ग। इसका फॉर्मूला हमने बताया। लेकिन अभी जो हमसे सवाल पूछा है, आप देखो ये 11 से दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि हम 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ऐसे हम क्या कर सकते हैं 20 तक का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले से हम 20 तक के वर्ग का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का वर्ग का सम हम निकाल सकते हैं, और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, 1 से 10 तक के वर्ग का सम। तो बचेगा क्या, 11 से 20 तक के वर्ग का सम हमारे पास बच जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से हमें क्या करना होगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग, यही माइनस करना है। तो 1 से लेकर 20 तक के वर्ग का योग क्या होगा, फार्मूला हमारा क्या था, n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। ठीक है। तो n के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 गुणे 20 प्लस 1 21 गुणे 2n। ठीक है, 2n 20 दूना 40 से 41 बटा में 6 माइनस यहाँ पे n का मान है 10 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 दूना 20 21 बटा में 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या आता है। मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 7 70। ठीक है, 7 एकम 7 7 चौक 28, और यहाँ से हो गया 5 3 सॉरी 7 7 5 35 11 5 55 11 3 38। ठीक है, इसके पहले आया था। अब इसको हम माइनस करेंगे तो जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप आगे कर लेना। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। 7वां सवाल है। यह सवाल देखिए अच्छा है। 100 से 200 के बीच विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा।
7 से विभाजित, पहला पॉइंट हम यहाँ पे अब नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा, संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं, अर्थात जो सर्वांतर होगा, ठीक है, सर्वांतर मतलब कि जिसको हम डी कहते हैं, 7 होगा। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि 10 और 20 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 12 होंगी, 15 होंगी और 18 होंगी, यही होंगी ना। तो इनके बीच का अंतर क्या है? 3 है। इसी तरीके से 100 से 200 के बीच यदि संख्याएं 7 से डिवाइड हो रही हैं तो उनका सर्वांतर, इसी को तो हम सर्वांतर कहते हैं, तो उनका जो सर्वांतर डी होगा वो क्या होगा? 7 होगा। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, अब हमें क्या चेक करना होगा? 100 से 200 के बीच, ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटी 7 से भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 100 से 200 के बीच में 7 से भाज्य होने वाली संख्या हम यहाँ पे पता करेंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी ए हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो देखिए, तो 7 से अगर हम बात करें तो 100 में यदि हम भाग देते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल ट्रेडिशनली चलते हैं, तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 चौक 28। तो हमारा शेषफल 2 बचा। या तो हम इसमें से 2 घटा दें, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि यदि हमें कुछ घटाना है, संख्या भाजक में से कुछ घटाना है तो शेषफल घटाते हैं, और कुछ जोड़ना है तो भाज्य और शेषफल का जो अंतर होता है वो हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो या तो हम 2 घटा दें 100 में से, ठीक है, तो 2 घटाएंगे तो आप देखो यह 98 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 100 से छोटी हो जाएगी, लेकिन 100 से बड़ी हमें संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें इन दोनों का अंतर जो है 5, वो हम जोड़ देंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी 100 और 200 के बीच में विभाजित होने वाली, तो इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, 100 में हम जोड़ देंगे 105। ये हमारा क्या होगा? 105 होगा। अब हम बात करते हैं एल की। तो एल के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 200 में हम 7 से भाग देंगे। अब यदि हम कुछ भी इसमें जोड़ेंगे तो 200 से ऊपर चला जाएगा, मतलब कि हमें यहाँ 200 में से कुछ घटाना है। तो क्या घटाना है? जो शेषफल होगा वही हम घटा देंगे। शेषफल क्या होगा? 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 हम यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 196। 100 और 200 के बीच जो सबसे छोटी संख्या 7 से डिवाइड होगी वो क्या होगी? 105। सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिवाइड होगी 196। 7 दूना 14, 7 8 56। ठीक, ये हो गई हमारी ए हो गया, एल हो गया और डी हो गया। अब हमें क्या पता करना है? एन अभी भी हमें नहीं मालूम है। एन अभी भी हमें नहीं मालूम है, तो एन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? एन बराबर अंतिम संख्या 196 माइनस प्रथम संख्या बटा में सर्वांतर प्लस 1। तो यदि इन दोनों का अंतर हम देखें तो 196 में से यदि हम 105, तो यह हमारा बचेगा 91 बटा में 7 प्लस 1। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो n बराबर क्या हो गया हमारा? 14। ठीक है, अब जो हमारा सम होगा, कुछ जगह ज़्यादा ले रहा है। अब हम बात करते हैं, हमें n का मान भी यहाँ पे पता चल गया। n बराबर क्या हो गया हमारा? 14 हो गया। तो जो हमारा योग होगा, योग क्या होगा? n ब्रैकेट में a प्लस एल 105 प्लस ठीक है, योग हमारा क्या होगा? n a प्लस एल बटा में तो कितना हो जाएगा? 7। अगर हम इसको आगे करें तो 196 में यदि हम 104 जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा, 301 हो जाएगा।
तो 7 गुणे 301, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11 से विभाजित होने वाले कुल 2 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए 2 अंकों की संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले बात करें तो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी होगी, 10, ठीक है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, लार्जेस्ट 99। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, 10 और 99, 10 से लेके 99 तक। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है 2 अंकों की संख्या, मतलब 10 से 99 नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या। तो 99 जो है 2 अंक की है, तो ये भी क्या होगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि 10 और 99, 10 से लेकर 99 तक 11 से जो भी संख्याएं भाज्य हैं, जो भी संख्याएं कट जाती हैं, उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो 11 से विभाजित होगी 99। ठीक है, तो एल तो हमें यहाँ पे पता चल गया, एल बराबर 99। और जो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की है वो 11 से कटेगी, वह 10 तो कटेगी नहीं, 10 के बाद आती है 11। इसको हम ओरली कर सकते हैं। तो ए का मान हो गया 11। ठीक, सर्वांतर क्या होगा, चूंकि 11 से कट रही हैं तो सर्वांतर क्या होगा, 11 ही होगा। अब बात रह गई एन की, तो एन बराबर क्या होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो 99 में से 11 घटाएंगे तो 88 बटा में सर्वांतर प्लस 1, तो क्या हो गया 8 प्लस 1 बराबर 9। तो हमें पता चल गया यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 9। अब योग क्या होगा, योग क्या होगा, n ब्रैकेट में a प्लस एल। तो 99 और 11 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 बटा में 2, ये क्या हो जाएगा 55, और 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49। यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। 200 से 500 के बीच में 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, 200 के बाद जो संख्या होगी, पहली संख्या जो 9 से विभाजित होगी वो आपका ए हो जाएगा। और 500 से पहले, अगर बीच में बोला है तो 200 से 500 के बीच में बोला, 500 से पहले जो संख्या होगी 9 से विभाजित होने वाली, वो आपकी एल हो जाएगी। और 9 से विभाजित होने की बात कर रहा है तो आपका जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद आप एन निकाल लेंगे, एन निकालने के बाद आप योग निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 731 है, दूसरी संख्या कौन सी होगी। चलिए हम क्रमागत संख्याओं का सवाल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम 1 2 3, ठीक, इसका अगर हम सम की बात करें तो 2 1 3 3 6, 4 5 6, तो 6 4 10 5 15, 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 20 20 50 हो गया। और 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 3 12 12 12 24 12 36 6 42, ठीक है। इनका योग यह जो है क्या है, सम है। अब यदि सम जो है 6 में हम भाग देते हैं, यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 से हम भाग दे देते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, तो यहाँ पे 15 में हम भाग देते हैं, संख्याओं की संख्या कितनी है 3, तो हमें क्या मिला 5। यहाँ पे हम 50 में भाग देते हैं, संख्याओं की संख्या कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 10। यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी है 7, तो संख्याओं के योग में हम संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं, तो 7 छक 42।
अब एक चीज यहां से ऑब्जर्व करना है आपको कि यहाँ पे जो 6 मिला है, आप देखो यह 6 यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, तो कहोगे हाँ यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब इस 6 का स्थान देखो आप, 6 जो भी संख्या है इन सब के बीच में है, मतलब 6 के बाद 3 संख्या है और 6 से पहले 3 संख्या है। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे 10 यहाँ पे कहाँ है, बिल्कुल बीच में, 10 के बाद भी 2 संख्या हैं, 10 के पहले भी 2 संख्या हैं। 5 यहाँ पे देखो बिल्कुल बीच में है, 2 यहाँ पे देखो बिल्कुल बीच में है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व क्या करते हैं कि संख्याओं के एक क्रमागत होगा, ठीक है, क्रमागत संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से भाग देने पर हमें बीच की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर संख्याओं के योग में, जो संख्याओं का योग है उसमें संख्याओं की संख्या से हम भाग देंगे तो हमें बीच की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे पता किया। अब इसको हम डिलीट करते हैं और इसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा समझाऊंगा इसी से रिलेटेड, उसके बाद मैं सवाल पे आऊँगा। अब देखो, जैसे मैंने कह दिया कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 3, ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 21 है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो हमने आपको बताया कि संख्याओं के योग में, ठीक है, संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या, बीच की संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ से 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं का योग 21 है, तो हम भाग दे देते हैं तो ये हमें क्या मिला, 7। यह क्या है, हमारी बीच की संख्या, ठीक है, ये हमारी बीच की संख्या हो गई। तो आप बताइए, अगर 3 संख्याएं हैं या लाइन है यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं हैं और हमें बीच की संख्या पता चल गई, ठीक है, बीच की संख्या पता चल गई और क्रमागत संख्याएं, ठीक है, यह क्रमागत संख्याओं के लिए है, ठीक है, बाकी किसी दूसरे के लिए नहीं। क्रमागत संख्याएं हैं और बीच की संख्या 7 है, तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 6, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 8। यह हमारा हो गया आंसर। हमारी संख्या क्या है, 6 7 8। तो अगर 5 संख्याओं में हमें बीच की संख्या पता चल गई, 5 संख्याओं में बीच की संख्या 21 है, तो बाकी संख्याएं क्या होंगी, बाकी संख्याओं का मतलब कि 2 संख्याएं इसके बाद होंगी, 2 संख्याएं इसकी पहली होंगी। और चूंकि संख्याएं क्रमागत हैं तो क्या होगा, 21 है तो 21 के पहले ठीक क्या आता है, 20, 20 के पहले 19 और 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ठीक। तो ये हमारी हो गई संख्या। तो इसी चीज़ को आपको समझना है। बाकी x, x+1, x+2, x+2, x+6, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं माननी है पूरे सवाल में, जितने भी इससे रिलेटेड सवाल होंगे। अब आइए हम अपने सवाल पे आते हैं। तो सवाल है 7 क्रमागत संख्याओं का योग 731 है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए हम लाइन खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 731 है। तो जो हमारी बीच की संख्या होगी वो यहीं पे आएगी ना, बीच की संख्या यहाँ पे आएगी। तो बीच की संख्या हम यहाँ पे पता कर लेते हैं, 231 बटा में 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। बीच की संख्या है 33, बीच की संख्या 33 है, तो इसके पहले 3 संख्या कौन कौन सी होंगी, 32, 31, 30। 33 के बाद 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 34, 35 और 36। दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी संख्या कौन सी है,
यही है दूसरी संख्या, ये हमारी क्या हो जाएगी आंसर। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, यदि संख्याओं की संख्या सम है, जैसे यहाँ पे संख्याओं की संख्या जो है ना विषम है, यदि संख्याओं की संख्या सम है उस केस में क्या होगा, आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा। जैसे दो संख्याओं का योग हम मान लेते हैं 9 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग हम मान लेते हैं 9 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो यह क्या आएगा 4.5। अब यह 4.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में, तो इसको हम क्या करेंगे एक्सक्लूड कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, संख्याएं हमारी क्या होंगी 4 और 5 होंगी। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा हम कहना क्या चाहते हैं। 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन पहले बना लेते हैं। अब आप सोच रहे कि ऐसा दे दे कि जैसे यहाँ पे 7 है, 9 है, 5 है संख्याओं की संख्या, तो हम आराम से एक लाइन खींच के उस पर हम ड्रा कर ले रहे हैं। अगर 20-25 ऐसे दे दे तो 20-25 आपको नहीं देगा, क्योंकि 20-25 में भी इस मेथड से ही करना आसान होगा। x+1 x+2 मान के आप नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ, तो 20-25 ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक 13 तक आपको देता है और इजीली आप इस लाइन पे ड्रा कर सकते हो। 9 क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि 4 संख्याएं पहले होंगी, 4 बाद में होंगी, और यह जो है हमारी 5वीं जो संख्या होगी वह बीच की संख्या होगी। तो अब यहाँ पे बीच की संख्या हम बात करें तो 594 बटा में क्या है 9 संख्या है, 9 छक 54 और 9 छक 54, बीच की संख्या क्या है 66 है। अब इसके पहले 4 संख्या हैं, इसके बाद 4 संख्या है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है 9 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है, सम संख्याएं केवल कह रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो 66 से पहले जो संख्या होती है 65, लेकिन वह सम संख्या नहीं होती है, जो सम संख्या होती है 64, 62, तो हमें सम संख्या ही लेना है। यहाँ पे जब सम संख्या बोल दिया, विषम संख्या बोल दिया तो विषम संख्या ही लेना है। 62, 60 और ये क्या हो जाएगा 58, 66, 68, 70, 72, 74, ये हमारी संख्याएं होंगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी 74। अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, संख्याओं की संख्या सम हो, ठीक है, तो बीच की संख्या विषम प्राप्त होगी, जिसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्या, हम यह सम संख्याओं के लिए है केवल, ठीक है, सबके लिए नहीं है। सम संख्याओं का योग अगर हम मान लेते हैं 4 क्रमागत सम संख्या हैं और उनका योग 4 एकम 4, 4 5 20, ठीक है, यह 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 204 है। तो बीच की संख्या क्या होगी, 4 क्रमागत सम संख्याएं अगर हम ड्रा करें तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे बीच की संख्या क्या पता कर पाना मुश्किल है, तो बीच इन दोनों के 2 बाद में रखेंगे और 2 पहले रखेंगे, इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वही हमारी बीच की संख्या होगी। और इस केस में जब भी संख्याओं की संख्या सम होगी ना, तो जब संख्याओं की संख्या से भाग दोगे तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। 4 5 20, 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ वाली जो संख्या है ना 51, जो बीच की संख्या है 51, और 51 क्या है एक विषम संख्या है तो हम लेंगे नहीं। तो इसके बाद जो 2 संख्याएं होंगी 52 और 54, और इसके पहले जो 2 संख्याएं होंगी 50 और 48, यह हमारा आंसर होगा। तो 48, 50, 52 और 54 4 सम संख्याएं होंगी। इसी तरीके से अगर संख्याओं की संख्या सम है और आपको विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं, तो जब भी बीच की संख्या निकालोगे तो एक सम संख्या मिलेगी वो। तो उस केस में क्या करोगे, उस सम संख्या को छोड़ दोगे और उसके बाद बराबर बराबर संख्याएं आप ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग 520 है। जैसे देखो पिछले उस पे आ गया, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उस पे आ गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 8 है, तो हम 8 में बीच वाली संख्या तो निकाल नहीं सकते,
तो बीच वाली संख्या यहीं पे होगी। और जो भी हमने बताया कि जब संख्याओं की संख्या सम हो, ठीक है, मतलब यह 8 है, सम संख्या है, तो हमें क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। तो जो भी हमें बीच की संख्या मिलेगी ना, विषम संख्या मिलेगी। हम देख लेते हैं 520, 8 छक 48 और 8 5 40, तो यह 65 हमें मिलेगा। अब 65 के बाद 4 संख्याएं, 65 के पहले 4 संख्याएं सम संख्याएं, 66, 68, हम इसको तो लेंगे नहीं, 70, 72, 65 से पहले 64, 62, 60 और 58, ठीक है। ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 और 72। यही हमारा आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 58। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। किसी संख्या को 27 से भाग देने पर भागफल 129 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या होगी। तो संख्या यहाँ पे हमने आंसर ब्रैकेट में लिख भी दिया। अब ये क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, 27, तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य। भाज्य हमारा क्या है, 27 है। भागफल क्या है, भागफल 127 है। और शेषफल 23 है। और आपसे पूछा है संख्या, मतलब जिसमें भाग दी जा रही है, आपसे भाजक पूछा हुआ है। तो भाजक बराबर क्या होगा, ये हमारा है भाजक और ये हमारा भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है जिससे भाग दिया जा रहा है, 27 गुणे भागफल कितना है, 129 प्लस 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3506। 3506 इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। आते हैं हम अगले सवाल पे। किसी संख्या में 45 से भाग देने पर 212 शेषफल तथा भागफल 212 तथा शेषफल 40 प्राप्त होता है। उस संख्या में क्या जोड़ें कि प्राप्त नई संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए ये सवाल जो है ना, जितना लंबा सवाल है उतना लंबा एक्चुअली में यह सवाल है नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 से भाग देने पर किसी संख्या में, और आपसे संख्या नहीं पूछा है, क्या यहाँ पे पूछा है क्या जोड़ें, आपसे पूछ रहा है कि क्या जोड़ें कि संख्या जो है 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 45 से भाग देने पर जो शेषफल है वो क्या है, 40, ठीक है। 45 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। शेषफल 40 प्राप्त हो रहा है, मतलब कि हमने बताया कि अगर आपको कुछ जोड़ना है, तो पहले ही हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको कुछ जोड़ना है तो भाज्य और शेषफल का जो अंतर होगा इसी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि 45 से जब हम भाग देते हैं तो 40 शेष बच जाता है। 40 शेष क्यों बचता है, क्योंकि वह 5 कम है, 5 और उसमें बढ़ा दिया जाता ना, 45 पूरा पूरा होता तो कट जाता। तो सिंपल सा हमारा आंसर मिल गया 5। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 5। मतलब कि 5 जोड़ने पर, संख्या में 5 जोड़ने पर वो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, इतना लंबा चौड़ा। अगर हाँ आपसे अगर पूछ देता कि संख्या क्या है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वहाँ से निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे 3 में हमें 2 से भाग देना, 2 एक कम 2 1, यहाँ पे शेषफल 1 बचा ना। शेषफल 1 क्यों बचा, अगर यहाँ पे हम 4 कर लेते, मतलब 1 बढ़ा लेते
तो 2 से क्या होता, पूरा पूरा कट जाता। मतलब अगर एक ज़्यादा होता जो शेषफल बच रहा है उतना और ज़्यादा होता हमारी यह संख्या तो पूरी पूरी काट देती। तो यहाँ पे शेषफल हमारा 40 बच रहा है, ठीक है। और किससे हम भाग दे रहे हैं, 45 से। अगर 5 और इस संख्या में हम ऐड कर लिए होते तो ये पूरा पूरा हमारा क्या होता, कट जाता। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 5। किसी संख्या को 23 से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है, उस संख्या में से क्या घटाएं कि संख्या 23 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहाँ पे भी वही बात है कि यदि किसी संख्या में हम 23 से भाग देते हैं, संख्या का हमें मालूम नहीं, जो भी हो संख्या, तो हमारा जो भागफल आ रहा है 254 आ रहा है, 254 आ रहा है। ये केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे इतना लंबा सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल में, बहुत ईजी, पढ़ना पेन पेपर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ रहा है कि 19 आ रहा है, ये 19 आ रहा है ना प्राप्त। उस संख्या में से क्या घटाएं, अगर हम इस संख्या में से माइनस कर दे 19 तो क्या होगा, यह पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 19 होगा। अगर संख्या पूछता है तो आपको भाज्य गुणे भाजक गुणे प्लस शेषफल करके आपको निकालना होता। तो ये बड़ा ही सिंपल है। हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी घटाना हो, जब भी घटाने को बोले तो शेषफल हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जब भी जोड़ने को बोले तो भाजक और शेषफल का जो अंतर होता है वो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगले सवाल पे, 3387 में से हम कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब घटाने की बात कर रहा है तो जो शेषफल होगा वही हम घटा देंगे। तो 19 को हम 3087 में भाग देते हैं, 19 14। अब यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, 19 का टेबल हमें याद नहीं है। 19 पचे 85, 19 छक्का 95, 19 छक्का 114, 19 साते 7 बार जाएगा, ठीक है। 19 साते होता है 133, और यहाँ पे हमारा 5 बचा, और यहाँ पे हमारा बचा 1 7 33 10 43 9 51, तो 8 बार जाएगा 151 6, ठीक। 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम 6 यहाँ से घटा देते हैं, जो भी यहाँ पे शेषफल आएगा आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा, 1951 नहीं होगा शायद, ये 1953 होगा, 1953, और ये हमारा आएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारा शेषफल आएगा वही हम घटा देंगे उस संख्या में से, तो संख्या क्या होगी, 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अगले सवाल पे हम आते हैं। कोई संख्या संख्या 154 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, वह संख्या निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगी। देखिए एक अच्छा सवाल है। एक से संख्या है जो कि 154 से विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। अभी कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो जिससे सदैव विभाजित होगी। तो आपको मैं बताऊं कि यदि कोई संख्या एग्जाम्पल के लिए 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो यह 6 के फैक्टर से भी विभाजित होगी। या तो हम x भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 6 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, तो 2 से और 3 से भी वह संख्या विभाजित होगी। अगर हम बात करें कोई संख्या 18 से विभाजित हो रही है तो 18 का फैक्टर क्या हो सकता है, 9 और 2, तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। हम बात करें यदि कोई संख्या 21 से विभाजित होती है तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 21 के फैक्टर होंगे 7 और 3, तो वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी। तो कोई संख्या किसी भी संख्या से अगर डिवाइड होती है तो वह संख्या उस संख्या के फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो 154 से वह
डिवाइड हो रही है, कोई संख्या 154 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे 154 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 2 और 7। फैक्टर करके देख लीजिए, 22 साथ 154 होता है, तो 11 गुणे 2 गुणे 7, मतलब कि उस संख्या को 11 से भी विभाजित होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 7 से भी विभाजित होना चाहिए। चूंकि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी फैक्टर हो सकते हैं, 77 से भी कटेगा, 22 से भी कटेगा, तो वह संख्या 11 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 77 से भी विभाजित होगी, 22 से भी विभाजित होगी, एक और फैक्टर बनेगा 14, और 14 से भी विभाजित होगी। तो इतनी सारी संख्याएं हैं जो कि इस x को डिवाइड करेंगी। तो 54 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो हो सकता है कि ऑप्शन में एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच करते हों, तो हम फैक्टर निकाल लेंगे, या तो कोई एक फैक्टर हमें ऑप्शन में मिल गया तो हम कर देंगे। तो हम यहाँ पे सारे फैक्टर में से देख रहे हैं, तो 7 यहाँ पे दिया गया, ठीक है, 7 डिवाइड करेगा 22, इसका दूसरा फैक्टर है 22, 22 भी ऑप्शन में दिया गया, कटेगा। 33, 54 का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 33 से नहीं कटेगी। 11 54 का फैक्टर है, तो 11 से कटेगी। तो 7, 22 और 11, यहाँ पे ऑप्शन ई जो है, ए बी और डी, ये तीनों ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर से समझिएगा, यदि 154 से कोई संख्या विभाजित है तो 154 के जो भी फैक्टर होंगे सब इस संख्या को, इस x को विभाजित करेंगे। तो 154 के जो फैक्टर आए हैं यहाँ पे 11, 2, 7, 77, 22, 14। अगर ऑप्शन में 14 होता तो भी वो हमारा आंसर हो जाता, 77 होता तो भी हमारा आंसर हो जाता। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। किसी संख्या में 95 से भाग देने पर शेषफल 71 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 19 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो पहले हम एक ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं, और इसका एक ट्रिक होता है, जब भी आपको ये सवाल देगा ना, कुछ इसी तरीके से ही देगा। अगर कोई संख्या क्या हो सकती है, संख्या मालूम करने के लिए अगर यह हमारा भाजक है, भागफल है, और यह जो है भाज्य है, और ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल। तो यह अगर हमें भाज्य मालूम करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, भाजक, भागफल और शेषफल, ये तीनों हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, भाज्य मालूम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि किसी संख्या में 95 से भाग देने, मतलब कि भाजक तो हमें पता है 95, शेषफल में पता है 71 प्राप्त होता है उसी संख्या में। अब यहाँ पे हमें क्या, भागफल नहीं मालूम है, तो भागफल हम क्या मान लेते हैं, x। अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, भाजक गुणे भागफल, मतलब कि 95 गुणे x प्लस शेषफल। तो क्या हो गया, 95x प्लस 71, यह हमारी हो गई संख्या। अब हमसे पूछा है कि इस संख्या में हम 19 से भाग देंगे तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो 19 से अगर हमें भाग देना है, यहाँ पे इसमें हम 19 से भाग देते हैं, तो यह क्या होगा, 19 पाँचे 95, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 19 पाँचे 95, मतलब कि यह संख्या तो 19 का मल्टीपल है, 19 का मल्टीपल है, या तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 19 गुणे 5x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यह संख्या 19 का मल्टीपल है। तो कोई भी संख्या अगर किसी संख्या का मल्टीपल है, हम कहते हैं कि 12 जो है 6 का मल्टीपल है, 12 6 का मल्टीपल है, तो 12 में चाहे किसी भी संख्या से गुणा करो, वो संख्या 6 से क्या होगी, कटेगी, क्योंकि यहाँ पे एक 6 कॉमन पहले से ही है। तो यह जो 95 कट जा रहा है, तो यह तो पूरा पूरा कट जाएगा, बच गया 71/19। अब 71 में हम 19 से भाग दे लेंगे, तो 19 × 57, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, 11 और 3 14, यह हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसी तरीके से। जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिया रहेगा ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहता है कोई संख्या 95 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पे,
तो यह जो 95 होगा ना, यह जो 95 होगा हमेशा 19 से डिविजिबल होगा। तो 19 से हम भाग देके एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, 95 बटा में 19, 19 बचे 95, तो हमेशा डिविजिबल होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसको हमें चेक ही नहीं करना है, हमें बस इस 19 से इस 19 को लेना है और इस 71 में भाग देके देख लेना है। जो भी शेषफल होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस केस में हमें यही करना है। जब भी इस तरीके का सवाल देगा ना, तो यह जो 95 होगा यह हमेशा इस संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा। या तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या होगी ना, इस संख्या की एक फैक्टर होगी। तो उस केस में हमें करना क्या होता है, जो शेषफल होता है ना, उसी में हम इस संख्या से भाग देके चेक कर लेते हैं। जो शेषफल होता है वही हमारा आंसर आ जाता है। हाँ, तो अगला सवाल है मेरा कि 1411 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरीके के सवालों में 3 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। पहले मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला आपसे पूछेगा जोड़ने पर, घटाने पर और निकटतम। ये 3 तरीके के सवाल आपसे इसमें पूछ सकता है। तो जोड़ने पर तो आपको पता है कि भाज्य और शेषफल का जो डिफरेंस होता है वही हम जोड़ते हैं। घटाने को कहे तो हम शेषफल घटा देते हैं। अब निकटतम में यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इस सवाल को। कह रहा है 1411 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 1411 में पहले हम भाग दे लेते हैं 18 से। 18 साते 126, यहाँ पे हमारा बचेगा 15 और 1, 18 वाटे 144, यहाँ पे हमारा शेषफल बच गया 7। तो अब अगर हमसे पूछे कि घटाने पर, अगर हमसे पूछे कि घटाने पर, क्या घटाने पर यह संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी, तो जो शेषफल आया है वो हम बता देंगे कि 7 घटाने पर। अगर हमसे कहे क्या जोड़ने पर संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 11। अगर हम इसमें 11 जोड़ भी देते हैं तो भी संख्या क्या होगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है निकटतम, तो निकटतम में हमें क्या चेक करना होगा। जैसे संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1411। पहला केस क्या है, इससे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित हो जाएगी, क्या जोड़ने पे, 11 जोड़ने पे। तो प्लस 11 यदि हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1422। और दूसरा केस क्या है, अगर घटाने की बात करें तो हम 7 घटाएंगे इसमें से, क्या हो जाएगा 1404। तो अब आप बताओ कि 1411 के ज़्यादा नज़दीक, 1411 से 1422 की दूरी कितनी है, 11 है। 1411 से 1404 की दूरी कितनी है, 7 है। तो कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, 1404। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें जोड़ने पे जो संख्या मिल रही है वो हमारा आंसर होगा या घटाने पे जो संख्या मिल रही है वो हमारा आंसर होगा। कौन उस संख्या के ज़्यादा नज़दीक है वही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जिसके प्रथम व द्वितीय अंक क्रमशः 1 व 2 तथा बाकी के अंक 8 हो। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे हमने आंसर लिख भी दिया है। कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 2, बाकी के जो अंक हैं 8 है। कितने 8 हैं इसका नहीं पता। अब कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिसका पहला अंक 2 है, पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 2 है, बाकी की जो संख्याएं हैं, बाकी के जो अंक हैं 8 हैं। अब कितने 8 हैं ये नहीं दिया गया, तो वह छोटी से छोटी संख्या में बतानी है इस प्रकार की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिख लेंगे, दिया हुआ है, दूसरी संख्या लिख लेंगे, दूसरी संख्या के बाद जो भी संख्या हैं, जो भी अंक है 8 है, तो पहले हम 1 8 लिखते हैं। उसके बाद यदि यह पूरा पूरा नहीं कटता है 18 से, तो उसके बाद हम 8 यहाँ पे बढ़ाते जाते हैं और तब तक बढ़ाएंगे जब पूरा पूरा न कट जाए। अब इसको 18 से हम भाग देते हैं, 18 साते 126, 2 बचा, फिर हम 8 लिख लेंगे,
18 एकम 18, 10 बचा, फिर हम 8 बढ़ा लेंगे। हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक पूरा पूरा कट न जाए। 18 छक 108, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो हमारी संख्या होगी वो यही होगी। संख्या क्या होगी? 12888। अगले सवाल पे आते हैं। किसी संख्या को 19 से भाग दिया जाता है, 19 से भाग दिया जाता है तो भागफल 121 तथा शेषफल 9 आता है। भाजक क्या है आपका? 19, भागफल क्या है? 121 और शेषफल क्या है? 9। तो अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी भाजक गुणे भागफल 121 प्लस शेषफल। शेषफल हो गया 9, यह हमारी संख्या हो जाएगी। हम इसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं अभी। आप चाहें तो 19 को 121 में गुणा करके 9 जोड़ सकते हो, जो संख्या आएगी आप वो संख्या भी लिख सकते हो, फिर उसमें 13 से भाग दे सकते हो। लेकिन हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, तो हम इसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं। तो ये हमारी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि इसमें 13 से भाग देना है। 19 गुणे 121 प्लस 9, इसमें 13 से भाग देना है हमें। जब 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? अब देखो, हम 19 को 121 में गुणा करेंगे, या हो सकता है इससे बड़ा नंबर भी कोई आ सकता है, तो इस तरीके से गुणा करेंगे प्लस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 13 से हम 19 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 6। 13 से हम 121 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 4। और 13 से हम 9 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 9। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम भाग दे सकते हैं हर एक नंबर में, और जो शेषफल आएगा उसको हम लिख सकते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। अगले लेक्चर, अगला जो पार्ट 3 होगा उसमें हम अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। यहाँ पे बस आप इतना समझो, 13 से हम 19 में भाग लेते हैं 6, मतलब जितने पद है सब में 13 से भाग देंगे और जो शेषफल होगा हम उसको लिख लेंगे। तो ये हो गया 6 गुणे 4 प्लस 9, बटा में 13 भी रहेगा। बटा में 13 इसलिए हमने लिखा कि हो सकता है कि यह जो ऊपर का नंबर है 13 से बड़ा है, तो कभी भी शेषफल 13 से बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर से हम 13 से भाग देंगे जब तक कि शेषफल हमारा ना मिल जाए। 6 चौके 24, 24 9 33। तो 33 में 13 से हम भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा, शेषफल की हम बात करें 13 दूना 26, शेषफल हमारा क्या होगा? 7। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगले सवाल पे हम आते हैं और यह आखिरी सवाल है। यदि एक भाग में भाजक, देखो इसको अच्छे से समझो, यह हमारा हो गया भाजक, यह हो गया भागफल, यह हो गया हमारा शेषफल। यही तो होता है भाज्य। अब कह रहा है एक भाग में भाजक भागफल का 5 गुना है। यह जो भाजक है इस भागफल का 5 गुना। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अगर यह x है, यह 5x है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो नंबर है x का 5 गुना है। अगर यह नंबर हमें नहीं पता, यह पता है कि कोई नंबर है यहाँ पे, इस नंबर का 5 गुना है यह नंबर, तो यह नंबर यहाँ से यह नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणा 1/5 करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? x। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? x। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के 2 गुनी है तो वह संख्या उस संख्या का 1/2 होगी। कोई संख्या किसी संख्या का तिगुनी है तो वह संख्या उस संख्या की 1/3 होगी। बस यही कहने का मतलब। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, मतलब जो हमारा भागफल होगा इसका 1/5 होगा। ठीक है। तथा शेषफल का 15 गुना, यह जो है ना शेषफल का 15 गुना, भाजक शेषफल का 15 गुना। तथा शेषफल 3 है, शेषफल हमें दे भी दिया, शेषफल यहाँ पे क्या है? 3 है। तो 3 का जब हम 15 गुना करेंगे, गुणे 15 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 3 45। तो हमें क्या मिल गया? भाजक मिल गया।
भाजक मिल गया 45। अब भागफल कितना होगा, इसका 1/5, 45 का 1/5 होगा, तो 45 गुणे 1/5, तो क्या हो गया हमारा 9 भागफल हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल गया, भाज्य 45 भागफल 9 और जो शेषफल है वह 3 है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, संख्या हो जाएगी 45 भाजक गुणे भागफल, भागफल कितनी है 9 प्लस शेषफल। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा 408, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा, औरों के साथ शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यह PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कल हम देखेंगे UPSI का डे 3 होगा, इस सीरीज का डे 3 होगा, जिसमें हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 देखने वाले हैं, जहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम और जो भी चीज़ें बची हुई हैं अब तक वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।